दोस्तों, आज की सीरीज का नाम है जनावर। अब कुछ जगह जानवर को जनावर कहा जाता है और कुछ जगह छोटे रेंगने वाले कीड़ों को जनावर कहा जाता है, जो हमारे आसपास ही छुपे होते हैं। आज की सीरीज भी कुछ इसी तरह की है, जिसमें एक सीरियल किलर कई सारे कत्ल करता है और फिर से जनता के बीच छुप जाता है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि एक भोले भाले इंसान का इतना तेज दिमाग कैसे हो सकता है। ये सीरीज आपको शुरू से लेकर एंड तक बांध कर रखेगी। बस आपको इसका एक एपिसोड पूरा देखना है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक सुनसान जंगल से होती है। अंधेरी रात के समय कोई शख्स इस घने जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोद रहा था और फिर वो एक सड़ी हुई लाश को वहां पर लाकर उसका सिर धड़ से अलग करने लगता है। लेकिन तभी एक बिज्जू नाम का पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग के दौरान इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी बिज्जू को जंगल में कोई आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए पूछता है कि कौन है वहां, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर बिज्जू जंगल के अंदर जाकर चेक करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी गौरी का फोन आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ से बात करते करते वहां से चला जाता है। दरअसल ये जंगल छंद नामक गांव की सीमा पर पड़ता है। अब वैसे तो छंद के ज्यादातर इलाके पुलिस की निगरानी में ही रहते हैं, लेकिन छंद सीमा पर जंगल होने की वजह से यहाँ जल्दी से कोई पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं आता। जिस पुलिस स्टेशन में बिज्जू की ड्यूटी है, उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर दयानंद हैं, जिन पर पूरे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी है। और ये है सब इंस्पेक्टर हेमंत, जो सीनियर इंस्पेक्टर दयानंद की गैर हाजिरी में इस पुलिस स्टेशन को संभालते हैं। और इनके अलावा मोतीलाल, ब्रिजेंद्र उर्फ बिज्जू, बलवंत, लेडी ऑफिसर विमला और चाय बेचने वाला कैलाश भी है। कैलाश चाय बेचने के अलावा पुलिस स्टेशन के छोटे मोटे काम भी कर देता है, जैसे फर्नीचर ठीक करना, किसी ऑफिसर की जरूरी जानकारी उनके घर तक पहुंचाना और भी बहुत कुछ। बेशक आपको इतने सारे काम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे जाएगी आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। आज पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स एक बड़ी पूजा के लिए जा रहे थे, जहां बकरे की बलि दी जाएगी और फिर उन सबको उसी बकरे का मांस भी खाने को दिया जाएगा। बलि पूरी हो जाने के बाद सभी पुलिस वाले बड़े चाव से मटन खाने लगते हैं, लेकिन मोतीलाल उन सब से अलग बैठकर शाकाहारी खाना खा रहा था। दरअसल मोतीलाल एक मुंशी है और वो मांस मछली वगैरह कुछ भी नहीं खाता। लेकिन जब प्रसाद के केले सभी के पत्तल में रखे जाते हैं, तो गलती से मोतीलाल के पत्तल में खून वाला केला आ जाता है। अब इस बात पर मोतीलाल बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि इन नीची जात वालों ने उसकी पवित्रता खराब कर दी थी। फिर गुस्से में मोतीलाल खाना परोसने वाले आदमी को एक जोरदार थप्पड़ देता है और फिर उसको बुरा भला भी कहने लगता है। हेमंत को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि हेमंत तो खुद भी नीची जाति से बिलोंग करता था। फिर कुछ देर बाद दयानंद मोतीलाल को गाड़ी लेकर वहां से भेज देते हैं, ताकि बात और आगे ना बढ़े। फिर पूजा संपन्न होने के बाद हेमंत और बाकी के सभी ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी गैर हाजिरी में पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ है। हेमंत के पुलिस स्टेशन पहुंचते ही बिमला उसको बताती है कि यहाँ एमएलए साहब आए थे और वो बहुत ही गुस्से में बार बार दयानंद सर को बुलाने के लिए बोल रहे थे। बिमला की बात सुनकर हेमंत थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद दयानंद अपने पोते के मुंडन में चले गए थे और उन्होंने कुछ समय के लिए स्टेशन की सारी जिम्मेदारी हेमंत को सौंप दी थी। फिर हेमंत एक लंबी सांस लेकर एमएलए जगपत के पास जाता है और पूछता है कि आपको क्या परेशानी है। फिर जगपत दयानंद को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हेमंत उनको झूठ कह देता है कि दयानंद सर एक जरूरी केस में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। फिर जगपत हेमंत को ही सारी बात बताना शुरू करता है और बताता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरा भाई सूरज गायब है और टेंशन वाली बात यह है कि सूरज ना ही किसी को कुछ बताकर गया है और ना ही मुझे उसकी लोकेशन पता चल रही है। जगपत की बातें सुनकर हेमंत उसको एफआईआर दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन तभी जगपत हेमंत को कहता है, कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। तुम लोगों को बिना सरकारी कागज पर चढ़ाए 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सुलझाना है, और अगर तुम्हें इस बात से कोई भी तकलीफ है तो मैं तुम्हारी बात अभी की अभी डीएसपी पाठक से करवा सकता हूँ। डीएसपी का नाम सुनकर हेमंत बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर एमएलए साहब इस केस को जल्दी से जल्दी सुलझाने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में दो और लोग आते हैं, जो ठीक जगपत की तरह बिना किसी एफआईआर के अपना केस सोल्व करवाना चाहते थे। तभी संकेत नाम का एक वकील हेमंत से मिलकर उसको इस केस की सारी डिटेल्स देता है।
दरअसल संकेत की साधु चंद्राकर की बेटी से शादी होने वाली थी, लेकिन कल रात चंद्राकर के घर से 20 लाख रुपए का सोना चोरी हो गया और बदनामी के डर से ही चंद्राकर FIR दर्ज करवाना नहीं चाहता था। फिर संकेत की पूरी बात सुनने के बाद मोतीलाल तुरंत छंद के सबसे मशहूर क्रिमिनल गज्जू को जेल से बाहर निकलवाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम इस चोरी के बारे में कुछ जानते हो या नहीं। संकेत को पुलिस वालों का ये तरीका सही नहीं लगता, क्योंकि एक जेल के अंदर बंद अपराधी कैसे बता सकता है कि सोना कब और कहां चोरी हुआ। तभी मोतीलाल संकेत को बताता है कि ये कोई ऐसा वैसा मामूली मुजरिम नहीं है, बल्कि छंद के सभी मुजरिमों का उस्ताद है और ये सूंघकर बता सकता है कि माल चोरी का है या नहीं। लेकिन संकेत और चंद्राकर को इन सब से कोई भी मतलब नहीं था, उनको तो सिर्फ अपना सोना वापस चाहिए था। इसलिए जाने से पहले संकेत हेमंत को ये धमकी देकर जाता है कि DSP पाठक मेरे क्लासमेट हैं, इसलिए मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। अब हेमंत के सिर पर 2 बड़े केस मुसीबत बनकर मंडरा रहे थे, क्योंकि MLA और संकेत दोनों ने ही उसको DSP के नाम की धमकी जो दी थी। फिर हेमंत जब अपनी कुर्सी पर बैठकर ये सारी बातें सोच रहा था तो बलवंत मुजरिम गज्जू के लिए प्रसाद मंगवाता है और फिर उसको एक ऑफिसर के साथ बाहर प्रसाद खाने के लिए भेज देता है। गज्जू को लगा था कि शायद आज पुलिस वाले उस पर खुश हैं, लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है तभी बलवंत ब्रिजेश को कहता है जाकर सुधार सिंह को लेकर आओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुधार सिंह किसी ऑफिसर का नाम है, लेकिन ये किसी ऑफिसर का नहीं बल्कि एक लकड़ी के पट्टे का नाम था, जिसको मुजरिमों को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर पुलिस वाले गज्जू को जेल में बंद करके तब तक मारते हैं जब तक वो पूरी सच्चाई नहीं बता देता। लेकिन इस बार गज्जू को भी कोई सच्चाई पता नहीं थी कि गहने किसने चोरी किए। अगले सीन में हम देखते हैं हेमंत अपनी गर्भवती पत्नी गरिमा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि गरिमा हेमंत के बिना खाना खाने से मना कर रही थी। फिर हेमंत खाना परोसते समय गरिमा को समझाता है कि अब मेरा इंतजार मत किया करो, क्योंकि दयानंद सर की गैर मौजूदगी में पुलिस स्टेशन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही होती है। लेकिन गरिमा हेमंत को शिकायत करती है कि तुम हमेशा काम के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। फिर हेमंत कहता है अब कल से टाइम ही टाइम है, क्योंकि कल से लेकर जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं घर पर ही रहूंगा तुम्हारे साथ। फिर हेमंत की बात सुनने के बाद गरिमा बहुत ही खुश हो जाती है और हेमंत के जाने से पहले वो रिक्वेस्ट करती है कि गर्म पानी से मेरी पीठ की सिकाई कर दो। फिर हेमंत पानी गर्म करके गरिमा की पीठ की सिकाई करने लगता है। अब इन दोनों को ही अपने घर में नया मेहमान आने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन गरिमा को तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि उस मेहमान के आने से पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत उसके घर पर आ जाएगी। तभी कुछ देर बाद हेमंत के पास एक फोन आता है और दूसरी तरफ से जो भी शख्स बोल रहा था वो डरी हुई आवाज में कहता है कि जल्दी से आ जाओ छंद सीमा के पास। फिर इतना कहकर वो शख्स फोन काट देता है। हेमंत समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये शख्स कौन है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हेमंत को उसकी हेल्प करने के लिए छंद सीमा पर जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर हेमंत और बलवंत उस शख्स को कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हेमंत तहकीकात करने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही हेमंत और बलवंत को वहां से काफी तेज बदबू आने लगती है। हेमंत समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर वो और बलवंत उस दुर्गंध की तरफ बढ़ते हुए एक सड़ी हुई लाश के पास पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर बलवंत को तो उल्टियां आने लगती है। इसी लाश को हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह सड़ी हुई लाश ना तो जमीन में दफनाई गई थी और ना ही इसका सिर अलग था। इसका मतलब जब बिज्जू यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आया तो वो शख्स लाश को यहीं पर छोड़कर भाग गया। फिर हेमंत तुरंत अपनी टीम को कॉल करता है, जिसके बाद मोतीलाल वहां पर आकर हेमंत को बताता है कि DSP साहब भी क्राइम सीन पर पहुंच रहे हैं। हेमंत और बाकी के ऑफिसर DSP का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। फिर बलवंत गुस्से में मोतीलाल से पूछता है कि DSP को खबर किसने दी, लेकिन मोतीलाल तो ये बात सुनकर अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी कुछ ही देर में DSP साहब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर हेमंत उनको बताता है कि शायद ये लाश MLA के भाई सूरज की होगी। फिर लाश को देखने के बाद DSP पाठक गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि अगर सच में ये लाश सूरज की निकली तो MLA साहब उन सब का जीना मुश्किल कर देंगे। फिर DSP गुस्से में दयानंद को बुलाने के लिए कहते हैं। फिर मोतीलाल दयानंद के पास कॉल करता है और फोन रिसीव होते ही वो फोन DSP को पकड़ा देता है। फिर DSP साहब चिल्लाते हुए पूछते हैं कि इस वक्त तुम कहाँ हो? यहाँ एक लाश मिली है और तुम क्राइम सीन पर होने के बजाय कहीं और ही घूम रहे हो। फिर दयानंद घबराकर DSP पाठक को झूठ बोल देता है कि मैं MLA साहब के केस में ही लगा हूँ और हमें सूरज को लेकर एक बड़ी लीड मिली है और मैं उसी के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर आया हूँ। फिर वो DSP साहब को विश्वास दिलाता है
कि मेरी गैर मौजूदगी में हेमंत सब कुछ संभाल लेगा। और फिर इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। फिर डीएसपी साहब हेमंत की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि इसके आगे की पूरी जिम्मेदारी हेमंत की थी। फिर वो हेमंत से पूछते हैं कि कल रात यहाँ पर पेट्रोलिंग पर कौन आया था। फिर हेमंत बिज्जू का नाम बताता है। अब बिज्जू की खैर नहीं थी क्योंकि एक तो उसने पेट्रोलिंग सही ढंग से नहीं की और दूसरी बात वो डीएसपी के सामने गुटखा खा रहा था। डीएसपी पहले तो बिज्जू की अच्छे से क्लास लेते हैं और फिर वो फोटोग्राफर को आदेश देते हैं कि इस लाश की एक भी फोटो मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर जाने से पहले डीएसपी पाठक हेमंत को चेतावनी देते हैं कि इस केस के इंचार्ज तुम हो और अगर कल को तुम्हारी किसी गलती की वजह से तुम्हारी वर्दी चली गई तो इसमें पुलिस विभाग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अब हेमंत डीएसपी साहब की बात अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो मोतीलाल को लाश के पास रुकने के लिए कहकर डीएसपी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है। अब इस लाश की वजह से हेमंत के लिए एक मुसीबत और आ गई थी और वो मुसीबत ये थी कि डीएसपी साहब ने इस केस से जुड़े सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। फिर जब डीएसपी साहब वहां से चले जाते हैं, फिर जब हेमंत पीछे मुड़कर देखता है तो मोतीलाल वहीं पर खड़ा था। फिर वो मोतीलाल से पूछता है कि तुम लाश को अकेला छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए। फिर मोतीलाल बताता है कि मुझे बहुत डर लग रहा था और ऊपर से लाश में से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। फिर वो दोनों फौरन लाश के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब हैरान करने वाली बात ये थी कि लाश का सिर धड़ से गायब था। अब सिर कटी लाश को देखकर हेमंत और मोतीलाल दोनों के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लाश का सिर धड़ से अलग करके कौन ले गया, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां एमएलए का भाई सूरज अपनी पत्नी सुधा को लेने के लिए उसके भाई धर्मेंद्र चौबे के घर पर जाता है। दरअसल सूरज और सुधा के बीच में थोड़ी लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण सुधा सूरज से नाराज होकर अपने भाई के घर चली गई। फिर जब सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधा को वापस लेने के लिए चौबे के घर पहुंच जाता है, लेकिन चौबे सुधा को भेजने से मना कर देता है। वो सूरज को कहता है कि तुम्हारे एमएलए भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए अब ना तो तुम हमारी जात के बराबर हो और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं जिनके दम पर तुम मेरी बहन को खुश रख सको। चौबे की बात सुनकर सूरज का खून खोलने लगता है। अब एक तो पहले से ही सूरज अपनी बीवी के ना होने की वजह से परेशान था और ऊपर से चौबे ने सबके सामने सूरज की बेइज्जती कर दी और उसका सारा मूड बिगाड़ दिया। फिर वो गुस्से में आकर बगल में रखी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और उससे चौबे पर हमला कर देता है। लेकिन अब इस हादसे के बाद चौबे के साथ क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि हेमंत और बलवंत जब उस सिरकटी लाश के बारे में सोच रहे थे तो हेमंत को ख्याल आता है कि आसपास के लोग भी पुलिस की भीड़ में शामिल थे। फिर वो तुरंत उन लोगों को रोककर उनके झोले और बैग चेक करने लगता है, लेकिन किसी के पास भी लाश का सिर नहीं था। फिर कुछ देर बाद वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर दयानंद भी आ जाते हैं। अब हेमंत को यकीन था कि दयानंद इस केस को सुलझाने में उसकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन उसको तभी एक झटका लगता है कि दयानंद सारा दोष हेमंत पर ही थोप देते हैं और कहते हैं कि इस केस के इंचार्ज तुम थे, इसलिए अगर तुमने जल्दी से जल्दी इस लाश का सिर नहीं ढूंढा तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अब हेमंत को एहसास हो जाता है कि उसको इस केस की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। अभी तो उसको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि इस लाश के चक्कर में उसके साथ आगे और क्या क्या होने वाला है। फिर कुछ देर बाद डीएसपी पाठक दयानंद को फोन करते हैं और गुस्से में कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लाश के सिर का पता लगाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब की नौकरियां चली जाएगी। फिर इतना कहकर पाठक फोन काट देता है। फिर दयानंद हेमंत को ऑर्डर देता है कि सबसे पहले तो उस लाश को फोरेंसिक के लिए भिजवाओ, ताकि हमें ये पता चले कि मौत की असली वजह क्या थी। और इसके अलावा अगर तुमसे कोई लाश के सिर के बारे में पूछे तो कहना कि सिर स्कल स्कैन के लिए रायपुर भेजा गया है। अब हेमंत और बाकी के सभी ऑफिसर्स दयानंद की बात अच्छी तरह समझ जाते हैं। फिर रात के वक्त हेमंत अपनी पूरी टीम को लेकर जंगल में छानबीन करने के लिए जाता है। फिर सभी ऑफिसर्स अपनी टॉर्च लेकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर वो सभी उस भागते हुए शख्स का पीछा करने लगते हैं और कुछ दूरी पर जाकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर पूछने पर वो शख्स बताता है कि मेरा नाम शंभू है और मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया था। हालांकि माहौल को देखते हुए कोई भी शंभू की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तभी शंभू हेमंत की तरफ देखकर कहता है कि आप तो मुझे जानते हो ना, मैं आपके पड़ोस में रहने वाले ललित बाबू का बेटा हूँ। फिर हेमंत को शंभू का चेहरा ध्यान में आ जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो इस केस के बारे में सोचते हुए अपनी पुलिस कार्रवाई नहीं रोक सकता था। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर दयानंद आ जाते हैं और शंभू को पुलिस स्टेशन में ले जाने का ऑर्डर देते हैं।
तभी कुछ देर बाद हेमंत को खबर मिलती है कि उसकी वाइफ गरिमा को हॉस्पिटल ले जाया गया है और ये बात सुनकर हेमंत तुरंत दयानंद से इजाजत लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। फिर वहां जाकर हेमंत को अपने सास ससुर मिलते हैं जो हेमंत की गैर हाजिरी में गरिमा को यहाँ पर लेकर आए थे। हेमंत की सास उसको ताना मारते हुए कहती है कि तुमने तो गरिमा को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज जब सच में उसका साथ देने की बारी आई तो तुम तो उसके पास भी नहीं थे। अब हेमंत तो खुद भी अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब वो अपने सास ससुर को कैसे समझाए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा है। फिर कुछ देर बाद गरिमा एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद हेमंत के सास ससुर अपने नाते को देखने के लिए अंदर भागते हैं। हेमंत भी अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था, लेकिन हेमंत की सास उसको बच्चे का चेहरा तक नहीं दिखाती। फिर कुछ देर बाद जब गरिमा को होश आता है तो वह हेमंत से पूछती है कि बच्चा किस पर गया है, लेकिन तभी हेमंत का दोस्त जवाब देता है कि आपके माता पिता ने तो हेमंत को उसका बच्चा देखने ही नहीं दिया। फिर ये बात सुनकर गरिमा का माथा ठनक जाता है। फिर जैसे ही नर्स वहां पर आती है तो गरिमा नर्स को कहती है कि बच्चा सबसे पहले पिता की गोद में जाएगा। गरिमा के माता पिता दोनों उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी गरिमा गुस्से में उनको कहती है कि आप लोग तो केवल डिलीवरी वाले दिन बच्चे का चेहरा देखने आए हो, लेकिन इस इंसान ने पूरे 9 महीने तक इस बच्चे की देख रेख की है। हेमंत जैसा पति मिल पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता, क्योंकि वो मेरे लिए एक पति भी है और माता पिता भी। अब गरिमा की प्यार भरी बातें सुनकर हेमंत की आंखों में पानी आ जाता है। फिर गरिमा के माता पिता गुस्से में आकर बच्चे को गोद में लिए बिना ही वहां से चले जाते हैं। फिर हेमंत उस बच्चे को गोद में उठाता है और उसको अपनी पत्नी गरिमा के पास ले जाकर उसको भी वो बच्चा दिखाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बिज्जू और बाकी के ऑफिसर्स शंभू को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं, लेकिन मार खाने के बाद भी शंभू बस एक ही बात दोहराता है कि मैं उस लाश के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी कुछ देर बाद हेमंत के पास दयानंद का फोन आता है और वो शंभू को बधाई देने के साथ साथ एक बुरी खबर भी सुनाते हैं कि उस सर कटी हुई लाश की फोटो मीडिया के हाथ लग गई है। अब जैसे ही हेमंत ये बात सुनता है तो वो टेंशन में आ जाता है। फिर दयानंद हेमंत को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें तुरंत जाकर मीडिया और अखबार वालों का मुंह बंद करना होगा, चाहे तुम्हें उनको ढेर सारे पैसे ही क्यों न खिलाने पड़े, और इस काम में तुम्हारी डीएसपी पाठक हेल्प कर सकते हैं। जिस समय दयानंद हेमंत को पैसे खिलाने वाली बात बता रहा था, तभी बलवंत हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए हेमंत के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लाता है, लेकिन ये केस हेमंत के लिए बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल की फीस भरने की बजाय वो सारे पैसे ले जाकर पाठक को दे देता है। अब इतने सारे पैसे मिल जाने के बाद भी पाठक हेमंत को कोई गारंटी नहीं देता कि ये बात मीडिया तक नहीं जाएगी, बल्कि वो तो हेमंत को बस इतना ही कहता है कि इतने से पैसों में मैं सिर्फ 1 हफ्ते तक बात दबा सकता हूँ, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वर्दी पर कोई भी आंच ना आए, तुम्हें जल्दी से जल्दी उस लाश का सिर ढूंढना होगा। फिर हेमंत डीएसपी साहब की ये बात सुनने के बाद वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हेमंत और बाकी के ऑफिसर्स फोरेंसिक लैब आकर वहां डॉक्टर से लाश के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर हेमंत को बताते हैं कि लाश पर कोई भी घाव या खरोच के निशान नहीं है, ना ही किसी ने जोर जबरदस्ती की है और ना ही किसी ने जहर देकर मारा है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी ने इस आदमी के सिर पर हमला किया हो। फिर बाकियों की तरह डॉक्टर भी हेमंत से यही सवाल करते हैं कि लाश का सिर कहाँ है। फिर हेमंत उनको कहता है कि सिर को स्कल जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। फिर डॉक्टर हेमंत को एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं कि कुछ महीनों पहले भी इसी तरह का एक सिर कटी लाश का केस हमारे हॉस्पिटल में आया था, लेकिन वो केस भी आज तक सुलझ नहीं पाया। तभी कुछ देर बाद एमएलए जगपत अपने भाई की पहचान करने के लिए वहां पर आता है और वो लाश के हाथ देखते ही कह देता है कि ये मेरा भाई नहीं है, क्योंकि सूरज की बीच वाली उंगली कटी हुई थी, जबकि इस लाश की 5 उंगलियां सही सलामत हैं। अब हेमंत को एक नई लीड मिल गई थी कि ये लाश सूरज की नहीं है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या हेमंत इस लाश के सिर के बारे में पता लगा पाएगा या फिर इसको अपनी वर्दी से हाथ धोना पड़ेगा। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं हेमंत अपने बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में मोतीलाल हेमंत को बताता है कि कुछ महीनों पहले भी पास वाले गांव में इसी तरह का एक केस सामने आया था और उस वक्त भुवानी नाम के एक आदमी को इस केस में पकड़ा गया था, लेकिन फिर लाश का सिर न होने के कारण उसको रिहा कर दिया गया। फिर मोतीलाल हेमंत को सलाह देता है कि हमें इसी आदमी को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी कत्ल उसी ने किया हो। हेमंत को मोतीलाल की ये बात सही लगती है, जिसके बाद सभी पुलिस वाले भुवानी को पकड़ने के लिए उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन आज उस गांव में नाग देवता की एक विशाल पूजा रखी गई थी,
क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार नाग देवता हर साल किसी आदमी के अंदर आते हैं और फिर पीपल के पेड़ और मंदिर के पीछे गड़े चांदी के घोड़े को बाहर निकालते हैं। जब हेमंत पूजा में पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात कैलाश से होती है। फिर हेमंत कैलाश से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैलाश कहता है कि मैं अपनी बेटी को पूजा दिखाने के लिए लाया था। फिर कैलाश हेमंत से पूछता है कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। हेमंत कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी के साथ एंजॉय करो। फिर कैलाश अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हेमंत मोतीलाल के पास जाकर उसे बताता है कि भुवानी ठीक सामने खड़ा है, इसलिए बिना पूजा में विघ्न डाले उसको चारों तरफ से घेर लो। अब हेमंत, मोतीलाल और बाकी के ऑफिसर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेमंत भुवानी को पकड़ने लगता है तभी गांव के बहुत बड़े संत का बेटा, जिसका नाम रघुराम था, हेमंत को रोक देता है। दरअसल इस बार नाग देवता रघुराम के अंदर ही आए थे और इसी वजह से रघुराम अपने होश में नहीं था। फिर रघुराम कांपते हुए हेमंत को कहता है कि तुम लोग जो ढूंढ रहे हो वो तुम्हें इसी जगह पर मिलेगा। लेकिन हेमंत रघुराम की ये बात समझ नहीं पाता। फिर रघुराम वहां से चला जाता है। तभी लेडी इंस्पेक्टर विमला हेमंत के पास फोन करती है और बताती है कि जब आप लोग गांव से निकल गए थे तो मैं आपके घर गरिमा दीदी का हालचाल पूछने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला कि उनके पेट में लगे टांकों पर इन्फेक्शन हो गया और अब उनकी हालत काफी खराब है। फिर हेमंत विमला की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि पूजा के बीच से इतनी जल्दी घर पहुँच पाना लगभग नामुमकिन था। अब हेमंत गरिमा के बारे में कुछ सोच पाता इससे पहले ही एक और मुसीबत उसके सिर पर मंडराने लगती है, क्योंकि जब संत और बाकी के लोग रघुराम की खुदाई करने का इंतजार कर रहे थे तो रघुराम मंदिर के पीछे जाने की बजाय कहीं और ही खोदना शुरू कर देता है। फिर संत रघुराम को समझाते हैं कि मूर्ति यहाँ पर नहीं है, लेकिन रघुराम अपने होश में ना होने के कारण उनकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक लाश निकलती है और जब हेमंत उस लाश को देखता है तो उसको पता चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि एमएलए के भाई सूरज की थी। अब इस लाश को देखकर हेमंत और बाकी के सभी ऑफिसर्स टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि पहले तो उनको सिर्फ सूरज को ढूंढना था, लेकिन अब इसको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि इसको किसने मारा और यहाँ पर किसने गाड़ा। अब सीनियर इंस्पेक्टर दयानंद हेमंत की परेशानी समझते थे, इसलिए वो उसको अपनी बीवी के पास जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर हेमंत फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर उसको बताती है कि फिलहाल तो गरिमा की हालत ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक उसको बिल्कुल भी काम नहीं करना बल्कि सिर्फ आराम करना होगा और किसी को हर वक्त उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। उस वक्त हेमंत डॉक्टर को तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो काफी टेंशन में था, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था कि वो इस केस के चलते गरिमा के साथ कैसे रह पाएगा। फिर हेमंत अंदर आकर गरिमा और अपने बच्चे से मिलता है। जब हेमंत इमोशनल होकर अपने बच्चे को गोद में उठाने लगता है तो गरिमा उसको रोक देती है और कहती है, तुम भावुक मत हो, तुम्हारे लिए ये केस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्लीज तुम पहले अपना फर्ज पूरा करो। गरिमा की बात सुनकर हेमंत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विमला हेमंत के पास आती है और कहती है कि सर आप उस केस पर ध्यान दीजिए, गरिमा और बच्चे का ख्याल मैं रख लूंगी। फिर हेमंत सारी जिम्मेदारी विमला को सौंपकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह हेमंत, मोतीलाल और बलवंत धर्मेंद्र चौबे के घर पर जाते हैं। सूरज के हमला करने के कारण चौबे की हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर हेमंत चौबे से सीधा ही सवाल करता है कि तुमने सूरज को क्यों मारा, लेकिन जवाब में चौबे उसको कहता है कि मैं सूरज को शुरू से ही पसंद नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको मारा है। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं कई साल इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले ही उसको मार डालता। तभी चौबे की बात सुनकर उसका बेटा गोपी भी बोलने लगता है, लेकिन तभी सूरज की पत्नी सुधा बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसी ने मेरे सूरज को मारा है। फिर इतना कहकर सुधा गुस्से में चौबे पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हेमंत उसको रोक देता है। तभी गोपी सुधा को 2-3 थप्पड़ मारकर उसको चुपचाप नीचे बैठने के लिए कहता है और ये सब देखकर बलवंत का खून खोलने लगता है, क्योंकि वो कभी भी अपने सामने किसी स्त्री पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। फिर बलवंत गुस्से में आकर गोपी को 3-4 थप्पड़ देता है और फिर हेमंत और बाकी के ऑफिसर्स उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर बलवंत अपना बचा हुआ गुस्सा पुलिस स्टेशन में निकालता है, क्योंकि पहले तो उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब कानूनी कार्रवाई के चलते वो चौबे को तब तक तोड़ता है जब तक वो सच्चाई न बक दे। लेकिन जब डंडे से बात नहीं बनती तो बलवंत सुधार सिंह को बुलवाता है, जिसके सामने अच्छे अच्छे बोल पड़ते हैं, लेकिन खूब मार खाने के बाद भी वो अपनी जुबान नहीं खोलता, बल्कि पैंट जरूर गिली कर देता है। फिर हेमंत और बलवंत कुछ देर के लिए टॉर्चर रोक देते हैं। जब हेमंत वहां से बाहर जाता है तो दयानंद हेमंत से चंद्राकर वाले केस के बारे में पूछता है। फिर हेमंत उनको कहता है कि हमारी कोशिश जारी है, लेकिन तभी दयानंद हेमंत को कहते हैं कि अब कोशिश से काम नहीं चलेगा, उस केस को
जल्दी से जल्दी खत्म करो। फिर हेमंत बलवंत को साथ लेकर चंद्राकर वाले केस को सुलझाने के लिए उसके घर पर जाता है। चंद्राकर देखने में तो एक सीधा साधा गांव वाला लग रहा था, लेकिन जब वो लोग उसके घर पर पहुंचते हैं तो चंद्राकर के महल जैसे घर को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। फिर हेमंत उससे पूछता है कि जब आपका घर इतना बड़ा है तो आपने अब तक सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाए। फिर चंद्राकर कहता है कि हमें आज तक सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके जाते हैं, लेकिन इस बार चोर शायद छत से कूद कर आया होगा। अब हेमंत चंद्राकर से पूछताछ कर ही रहा था कि तभी उसकी हिटलर बीबी हेमंत को कहती है कि कुछ भी करके हमारी बेटी के गहने जल्दी से जल्दी मिल जाने चाहिए, वरना हमारे संकेत की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। अब चंद्राकर की बीवी की बातें सुनकर हेमंत को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब भी कोई किसी केस को लेकर आता है तो वो अपनी पहचान का फायदा उठाता है। लेकिन अफसोस कि हेमंत भी अपनी वर्दी के आगे मजबूर था और वो उसको कोई भी करारा जवाब नहीं दे पाता। फिर वापस जाते वक्त हेमंत बलवंत से भुवानी के बारे में पूछता है। बलवंत बताता है कि हमने आसपास के थानों में खबर कर दी है और बहुत जल्द वो हमें मिल जाएगा। तभी जब हेमंत और बाकी के ऑफिसर्स वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सैकड़ों गांव वाले बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। दरअसल हेमंत ने अभी तक शंभू को रिहा नहीं किया था और ऊपर से उन लोगों ने शंभू को इतना टॉर्चर किया कि पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। फिर हेमंत थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर उनकी गलती से शंभू मर गया तो गांव वाले उनका जीना मुश्किल कर देंगे। फिर हेमंत फौरन शंभू को चेक करने के लिए जाता है। तभी जब बलवंत झुककर शंभू की सांसें चेक करता है तो देखता है कि उसकी सांसें रुकी हुई है। इसका मतलब शंभू सच में मर गया। अब हेमंत शंभू को लेकर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बिज्जू भी वहां पर आ जाता है और वो खुद शंभू को चेक करने लगता है, लेकिन जैसे ही बिज्जू शंभू को टच करता है तो शंभू अचानक से जाग जाता है, जिसको देखकर सभी पुलिस वाले डर जाते हैं। अब अच्छी बात ये थी कि शंभू अभी भी जिंदा था। फिर हेमंत शंभू को कहता है कि बाहर जाकर अपने कदम पहनो और तब तक तुम शहर से बाहर नहीं जाओगे जब तक हम तुम्हें ना कहें। अब रिहा होने की खुशी में शंभू बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले रघुराम और उसके पिता को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। हेमंत को पूरा यकीन था कि जरूर इस रघुराम ने ही कुछ गड़बड़ की होगी, वरना इसको कैसे पता चलता कि लाश कहां पर दफनाई गई है। फिर रघुराम हेमंत की इस बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आप लोग अपनी वर्दी का गलत फायदा उठाते हो। आप लोग समझ नहीं रहे कि ऊपर वाले ने खुद मेरे हाथ से उस लाश को ढूंढवाया है और जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और आप लोग उस कारण को जानने के बजाय मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। फिर रघुराम के पिता उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज रघुराम पुलिस वालों पर अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देता है और हेमंत को कहता है कि केवल वर्दी पहन लेने से आप पुलिस वाले हमारे रक्षक नहीं बन जाते, बल्कि असली रक्षक तो वो ऊपर वाला है जो हर मोड़ पर हमारी रक्षा करता है। इस समय हेमंत बिना कुछ कहे चुपचाप बस रघुराम की बातें सुन रहा था। फिर कुछ देर बाद रघुराम के पिता घसीटकर उसको बाहर ले जाते हैं, लेकिन जाते जाते भी रघुराम चिल्लाते हुए कहता है कि ऊपर वाले ने ही ये लाश निकलवाई है और वही इसका इंसाफ भी करेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं हेमंत एक मंदिर के बाहर बैठा चंद्राकर और उस सिरकटी लाश के बारे में सोच रहा था। उसका मानना था कि जरूर इन दोनों केसेस के बीच में कोई ना कोई संबंध है, कोई ऐसी कड़ी जो उससे छूट रही है, लेकिन अब वो कड़ी कौन सी है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर जब हेमंत पुलिस स्टेशन वापस जाने लगता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से कैलाश से हो जाती है। फिर वो कैलाश को कहता है चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ, लेकिन कैलाश तो लिफ्ट लेने से मना कर देता है। दरअसल छंद में कोई भी नीची जाति वालों से कोई ज्यादा संबंध नहीं रखता, और अगर कोई एक चाय वाले को पुलिस वाले के साथ बैठा देख लेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। फिर कैलाश अपनी पंचर साइकिल का बहाना बनाकर हेमंत से लिफ्ट नहीं लेता और हेमंत भी अपने पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। अब तक पुलिस वालों ने चौबे और गोपी को मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन डीएसपी को ये बात पता चलने के बाद वो सूरज वाले केस को बंद करने का आदेश देते हैं। फिर हेमंत, दयानंद और बलवंत लास्ट बार चौबे से बात करने के लिए जेल में जाते हैं। चौबे बलवंत को देखते ही तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ हमने ही सूरज को मारा था, और फिर बाद में उसकी लाश जमीन के नीचे दफना दी। हेमंत और बलवंत को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि अभी तक इतनी मार खाने के बाद भी
चौबे ने अपना मुंह तक नहीं खोला, लेकिन आज वो बिना किसी टॉर्चर के ही अपना गुनाह कबूल कर रहा है। फिर हेमंत और बलवंत अपना दिमाग लगाकर चौबे से पूछते हैं कि तुमने सूरज को कैसे मारा। फिर जवाब में चौबे तरह तरह की कहानियां बनाना शुरू कर देता है। पहले तो वो कहता है कि मैंने सूरज को कुल्हाड़ी से मारा था, लेकिन जब हेमंत उसको बताता है कि हमें सूरज के शरीर पर से घाव का कोई भी निशान नहीं मिला, तो चौबे अपनी बात बदल देता है। अब दयानंद को यकीन हो जाता है कि चौबे मार खाने के डर से झूठ बोल रहा है, इसलिए वो चिल्लाकर चौबे को सच बताने के लिए कहता है। फिर चौबे रोते हुए कहता है कि जब हमने सूरज को मारा ही नहीं तो आपको निशान कहां से मिलेगा। दरअसल चौबे को ये आइडिया मोतीलाल और कैलाश ने दिया था। उन दोनों ने चौबे की बुरी हालत देखकर उसको और गोपी को समझाया कि अगर आप गुनाह कबूल कर लोगे तो ये लोग आपको मारना बंद कर देंगे, और फिर जब कोर्ट में तुम्हारी पेशी हो तो तुम अपनी बात से पलट जाना। चौबे की बात सुनकर दयानंद का खून खोलने लगता है, क्योंकि उन्हीं के स्टेशन के लोग अपने ही साथियों को बदनाम कर रहे हैं। फिर हेमंत गुस्से में मोतीलाल के पास जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम इस वर्दी की तो लाज रखो। अब मोतीलाल खुद भी अपनी गलती के लिए शर्मिंदा था, इसलिए वो चुपचाप हेमंत की डांट सुनता रहता है। फिर बलवंत कैलाश को बुलाता है और उसको लात मारते हुए कहता है कि तुमसे पुलिस स्टेशन के थोड़े काम क्या करवा लिए, तुम तो अपने आप को ही पुलिस वाला समझने लगे। इस समय बलवंत कैलाश की इस हरकत पर बहुत ज्यादा नाराज था और इसीलिए वो गुस्से में कैलाश को कुछ ज्यादा ही मार देता है। फिर कुछ देर बाद जब जगदीश नाम का एक ऑफिसर इस केस को लेकर हेमंत से बात करने के लिए आता है, तो वो हेमंत को बताता है कि हमारे गांव में से शिवा नाम का एक लड़का गायब हो गया है, और जब मैं छंद में पूछताछ करने के लिए गया तो मुझे पता चला कि शिवा को यहाँ की एक लड़की से प्यार हो गया था और अब वो लड़की भी गायब है। अब जगदीश को शक था कि हेमंत को जो सरकटी लाश मिली है जरूर वो शिवा की होगी। फिर हेमंत पूछता है कि आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो। जगदीश कहता है कि उस लाश की कद काठी काफी हद तक शिवा से मैच करती है, और अगर अब भी कोई शक हो तो सिर की जांच करवाकर सारी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जगदीश की ये बात सुनकर हेमंत बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसको खुद भी नहीं पता था कि लाश का सिर कहाँ है। फिर हेमंत जगदीश के सामने भी वही बहाना बनाता है जो उसने बाकी के लोगों के सामने बनाया था कि लाश का सिर स्कल स्कैन के लिए रायपुर भेजा गया है। फिर जगदीश हेमंत को सिर की रिपोर्ट भेजने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तभी रात के समय सभी पुलिस वाले शिवा के केस के बारे में बातें करते हैं। फिर बलवंत और विमला हेमंत को कहते हैं कि आप अभी घर चले जाइए, क्योंकि इस केस की वजह से आप काफी समय से परेशान हैं, और अगर आप कुछ समय अपनी वाइफ के साथ बिताओगे तो आपको और आपकी वाइफ को अच्छा लगेगा। अब हेमंत को भी उनकी ये बात सही लगती है, इसलिए वो इस केस की सारी जिम्मेदारी बलवंत को सौंपकर अपने घर चला जाता है। फिर हाथ मुंह धोने के बाद हेमंत और गरिमा एक साथ बैठकर अपने बच्चे के नामकरण के बारे में सोचने लगते हैं। आज गरिमा पूरी रात हेमंत के साथ बैठकर प्यार भरी बातें करना चाहती थी। तभी कुछ देर बाद बलवंत हेमंत के पास फोन करके इन्फॉर्म करता है कि कैलाश ने हमें एक बड़ी टिप दी है। आज रात चंद्राकर के पास वाले मोहल्ले में एक चोरी होने वाली है, और अगर हम दोनों वहां पर टाइम से पहुंच जाएं, तो हम उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। फिर हेमंत बलवंत की ये बात सुनते ही फौरन उसको वहां पर पहुंचने के लिए कहता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों ही वहां पर पहुंचकर चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर हेमंत कैलाश के पास जाकर उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि ऐसी टिप देते रहा करो। फिर कैलाश दुखी होकर हेमंत को कहता है कि मैंने चौबे को कोर्ट वाली कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन बलवंत ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। अब हेमंत और कैलाश के बीच में जो भी मतभेद थे वो सभी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद कैलाश अपनी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगली सुबह पुलिस वालों को खबर मिलती है कि किसी बिल्लू नाम के आदमी ने शिवा के फोन में सिम डालकर उसको एक्टिव किया है। फिर हेमंत तुरंत बिल्लू की डिटेल्स और लास्ट कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए ऑर्डर देता है। तभी कुछ देर बाद बलवंत रिकॉर्ड लेकर वहां पर आ जाता है और हेमंत को बताता है कि बिल्लू के फोन से आखिरी बार 3 लोगों के पास कॉल की गई है, जिनके नाम है दर्शिना, सविताबाई और पांडी। दर्शिना और सविताबाई की इंफॉर्मेशन निकलवाने पर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन पांडी की कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से शिवा की आखिरी लोकेशन भी वही थी। अब हेमंत और बलवंत तुरंत पांडी को उठाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय पांडी एक मंदिर के बाहर खड़ा सब्जी बेच रहा था, लेकिन पुलिस वालों को देखते ही उसको अंदाजा हो जाता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर हेमंत और बलवंत पांडी को उसके ठेले पर गिराकर उससे पूछते हैं कि शिवा को क्यों मारा, लेकिन पांडी उनको कहता है कि मैं किसी शिवा को नहीं जानता।
फिर हेमंत पांडी का फोन निकालकर उसके फोन से की गई आखिरी कॉल को चेक करता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पांडी ने अपने फोन में बिल्लू का नंबर किसी और ही नाम से सेव कर रखा था। इसका मतलब पांडी शिवा की मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन बिल्लू जरूर कोई घपला कर रहा है। फिर हेमंत पांडी के फोन से बिल्लू को फोन लगवाकर उसकी करंट लोकेशन पता करता है, जिसके बाद हेमंत बलवंत को साथ लेकर फौरन बिल्लू को पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। हेमंत को अंदाजा भी नहीं था कि वो घर किसका है। जब बलवंत बिल्लू को मार मार कर उससे सच बताने के लिए कहता है तो हेमंत की नजर कैलाश की बेटी पर पड़ती है। फिर कुछ देर बाद कैलाश भी निकलकर बाहर आ जाता है और हेमंत को बताता है कि ये घर मेरा है। फिर वो कैलाश से पूछता है कि ये आदमी तुम्हारे घर में क्या कर रहा था। कैलाश बताता है कि ये मेरा दोस्त है, और ये बात सुनते ही हेमंत के दिमाग में कई सारी बातें आने लगती है, क्योंकि बिल्लू सही आदमी नहीं था और अगर ये कैलाश का दोस्त है तो जरूर कैलाश भी इन सब में शामिल होगा। फिर हेमंत सबसे पहले कैलाश की बेटी को अंदर भेज देता है, जिसके बाद बलवंत और बाकी ऑफिसर्स बिल्लू को अपनी जीप में ले जाकर उससे पूछताछ करते हैं। बिल्लू उनको बताता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, कैलाश ने ही कुछ देर के लिए मेरा सिम एक नए फोन में डालकर उसको शुरू किया था और उसने मुझे कहा कि गरिमा को कुछ दिखाना है, इसलिए मैंने अपनी सिम दे दी। अब बिल्लू की बातें सुनकर हेमंत का शक यकीन में बदल जाता है, जिसके बाद हेमंत बलवंत को कहता है कि कैलाश के घर की तलाशी लो। कैलाश बार बार हेमंत को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने कोई भी फोन नहीं छुपाया, लेकिन हेमंत उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर कुछ देर बाद बलवंत को कैलाश के लॉकर में से एक फोन मिल जाता है, जिसके बाद वो लोग कैलाश का गला पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। कैलाश के घर पर फोन मिलने के बाद पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं और फिर बलवंत जेल में कैलाश को तोड़ने से पहले बल्लू को मारना शुरू कर देता है। बल्लू बार बार उसको समझाता है कि जो कुछ भी किया है कैलाश ने किया है, लेकिन बलवंत उसकी एक भी बात नहीं सुनता। फिर जब काफी पीटने के बाद भी बिल्लू शिवा के बारे में नहीं बताता तो बलवंत का डंडा घूमकर कैलाश पर आ जाता है। फिर बलवंत कैलाश को मारने से पहले उसको बाकी मुजरिमों की तरह बड़े प्यार से खाना खिलाता है और फिर उसको इतना मारता है कि कैलाश अपने पैरों पर भी खड़ा ना हो सके। उस समय विमला दूर खड़ी कैलाश को पिटते हुए देख रही थी। फिर वो तुरंत हेमंत के पास जाकर कहती है कि आप बलवंत को रोक दीजिए वरना कैलाश मर जाएगा। फिर हेमंत विमला की बात मानकर कैलाश को जेल से बाहर लेकर आता है। हेमंत को तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैलाश ने ऐसा किया, क्योंकि इस पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स कैलाश पर बहुत भरोसा किया करते थे। फिर हेमंत कैलाश को बाहर ले जाकर उससे आखिरी बार पूछता है कि तुम्हारे घर पर वो फोन कहां से आया। तभी कैलाश भी रो रो कर सारी बात बता देता है कि मुझे वो फोन किसी ठेके के बाहर एक आदमी ने दिया था। उस आदमी को नशा करने के लिए पैसों की जरूरत थी और इसीलिए मैंने उसको थोड़े पैसे देकर उसका महंगा फोन खरीद लिया। हालांकि उस वक्त मुझे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये फोन चोरी का भी हो सकता है। अब हेमंत को सारी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो इस बात को कंफर्म करने के लिए कैलाश को उसी ठेके के पास लेकर जाता है। ठेके का मालिक गोपाल कैलाश को देखते ही उसको पहचान लेता है। फिर कैलाश गोपाल से पूछता है कि उस दिन जब मैं यहाँ पर आया था तब एक आदमी बिना वजह से गाली गलौज कर रहा था या नहीं, और उसने तुम्हारे कांच के गिलास भी तोड़ दिए थे। गोपाल कैलाश की बात से सहमत हो जाता है, जिसके बाद हेमंत को यकीन हो जाता है कि कैलाश झूठ नहीं बोल रहा था। फिर कैलाश हेमंत को बताता है कि उस आदमी से फोन लेना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि गरिमा को बड़े फोन में गेम खेलना पसंद है और मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं उसको एक महंगा फोन लेकर दे सकूं। फिर हेमंत कैलाश की आंखों में एक पिता का दर्द देखकर बहुत ही भावुक हो जाता है, लेकिन तभी कैलाश सिर नीचे करके कुछ सोचने लगता है, जैसे वो हेमंत से कोई और बात भी छिपा रहा हो। अब वो हेमंत से कौन सी बात छुपा रहा है ये हमें आगे पता चलेगी। फिर नेक्स्ट डे हेमंत और बलवंत उन चोरों को मारना शुरू करते हैं जिन्होंने चंद्राकर के पास वाले मोहल्ले में चोरी की थी। फिर वो चोर हेमंत को बताते हैं कि हम किसी भी चंद्राकर को नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कुछ दिन पहले किसी चोर ने एक सुनार के पास ढेर सारा सोना बेचा था। फिर हेमंत फौरन उस सुनार को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद सुनार वहां पर आकर हेमंत को वो सारा चोरी का सोना दे देता है। हालांकि वो सुनार भी चोर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन बलवंत उसकी तब भी धुलाई करता है क्योंकि उसने चोरी का सामान क्यों खरीदा। फिर कुछ देर बाद संकेत और चंद्राकर दयानंद के पास आकर उससे अपने केस की सारी जानकारी लेते हैं। दयानंद उनको बताता है कि आपका सोना लगभग मिल गया है, लेकिन फॉर्मेलिटीज पूरी होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दयानंद संकेत के बर्ताव पर काफी भड़का हुआ था। फिर वो संकेत
को ताना मारते हुए कहता है कि हम पुलिस वाले कोई जादूगर नहीं होते कि चुटकी बजाएंगे और सारा सोना मिल जाएगा। फिर सोने की जांच पूरी हो जाने के बाद पता चलता है कि उनमें से एक भी गहना चंद्राकर का नहीं था। इसका मतलब वो गहने चोरी के तो थे, लेकिन चंद्राकर के घर से चोरी नहीं हुए थे। फिर हेमंत और दयानंद काफी सोचने के बाद ये तय करते हैं कि वो उन गहनों में से कुछ चीजें चंद्राकर को दे देंगे ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए। चंद्राकर पुलिस वालों के इस निर्णय से बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद संकेत और चंद्राकर सोने की जांच पूरी होने तक का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद एमएलए जगपत पुलिस स्टेशन आकर दयानंद से अपने भाई के केस के बारे में बात करते हैं। दयानंद उनको बताता है कि हमारी तरफ से कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक सूरज के कातिल का पता नहीं चल पाया। दूसरी तरफ हेमंत जब चोरी का माल चेक करवा रहा था तो उसकी नजर एक कीमती चेन पर पड़ती है। फिर हेमंत को ध्यान आता है जैसे उसने ये चैन पहले भी कहीं देखी है, और तभी उसको सूरज का चेहरा याद आने लगता है। दरअसल सूरज भी ठीक इसी तरह की चैन अपने गले में पहनता था, और अगर ये चैन उसकी है तो इसका मतलब जिस किसी ने भी ये चोरी का माल बेचा है वही सूरज का कातिल भी होगा। फिर हेमंत फौरन जगपत के पास जाकर उसको ये सारी बात बताता है, जिसके बाद हेमंत और बलवंत उस सुनार को टारगेट करते हैं जिसने ये चोरी का माल खरीदा था। अब वो सुनार इन सब के चक्कर में बहुत ही बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं है कि वो चोर कौन था और वो चोरी का माल कहां से लाया था। फिर रात के वक्त जब कैलाश पुलिस स्टेशन में चाय देने के लिए जाता है तो वो सुनार जेल के अंदर से उसको देख लेता है और तुरंत खड़ा होकर कैलाश को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम ही हो ना वो जिसने उस दिन मुझे चोरी का सोना बेचा था। सुनार की बात सुनकर कैलाश के होश उड़ जाते हैं। फिर कैलाश अनजान बनने का नाटक करता है जैसे उसको कुछ भी पता ना हो, लेकिन अफसोस कि हेमंत ने उस सुनार की बातें सुन ली थी। फिर हेमंत सबसे पहले बलवंत के पास जाता है और कहता है कि इस कैलाश पर नजर रखना, ये पुलिस स्टेशन से बाहर ना जाने पाए। फिर बलवंत ठीक वैसा ही करता है जैसा हेमंत ने कहा था। वो कैलाश को टेबल ठीक करने के बहाने वहीं पर रोक लेता है, जिसके बाद हेमंत चुपचाप उस सुनार की जेल में जाता है और पूछता है कि कंफर्म बताओ ये आदमी वही है या नहीं। फिर सुनार कहता है हाँ ये वही आदमी है, जिसके बाद बलवंत सीधा कैलाश के पास जाता है और उसके ऊपर एक कुर्सी दे मारता है। फिर कैलाश तुरंत ही समझ जाता है कि पुलिस वालों को सब कुछ पता चल गया है। फिर बलवंत कैलाश को इतना मारता है कि उसकी आत्मा कांप जाए, लेकिन कैलाश तो बस बार बार एक ही रट लगाए रहता है कि वो चेन मुझे सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। लेकिन इस बार हेमंत और बलवंत कैलाश की बातों में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने जब भी इस पर भरोसा किया कैलाश ने हमेशा ही उनको धोखा दिया। फिर हेमंत जाते जाते बलवंत से पूछता है कि ये कैलाश 6 महीने पहले अपनी बीवी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आया था ना। बलवंत कहता है हाँ। फिर हेमंत कुछ सोचने लगता है और फिर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब हेमंत और मोतीलाल पास वाली दुकान पर चाय पीने के लिए जाते हैं तो मोतीलाल हेमंत को बताता है कि कैलाश की बीवी गायब नहीं हुई थी, बल्कि किसी लड़के के साथ भाग गई थी। दरअसल कैलाश की बीवी उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इसीलिए वो कुछ समय तक कैलाश के साथ रहने के बाद उसको छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। फिर हेमंत और मोतीलाल जब पुलिस स्टेशन वापस आते हैं तो देखते हैं कि कैलाश की बेटी उससे मिलने की जिद कर रही थी। फिर हेमंत गरिमा को जैसे तैसे कुछ देर के लिए बाहर भेज देता है और फिर दयानंद के साथ खुद कैलाश के पास जाता है। फिर वो कैलाश को बताता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने की जिद कर रही है। अब गरिमा का नाम सुनकर कैलाश की रोने जैसी शक्ल हो जाती है। फिर वो हेमंत को गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज उसको यहाँ मत लेकर आना, मैं आप लोगों को सारी बात बता दूंगा। फिर कैलाश रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने ही सूरज को मारा था। कैलाश की बात सुनकर हेमंत के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ 5वें एपिसोड का एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैलाश ने सूरज को क्यों मारा। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कैलाश अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। दरअसल कैलाश की पत्नी मंदा के गायब हो जाने से पहले सूरज और कैलाश अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कैलाश ने सूरज का घर बदलवाने में उसकी काफी हेल्प की थी और इसीलिए सूरज धन्यवाद के तौर पर कैलाश के लिए घर का राशन और कुछ जरूरी चीजें लेकर आता है। अब कैलाश सूरज के इस तोहफे से बहुत खुश हो जाता है और फिर वो सूरज से रिक्वेस्ट करता है कि अब तुम इतनी दूर आए ही हो तो एक कप चाय पीकर जाओ। हालांकि सूरज के पास चाय पीने का बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन जब कैलाश बहुत ज्यादा जिद करता है तो वो मान जाता है। फिर कैलाश अंदर जाकर अपनी बीवी मंदा से चाय बनवाने के लिए कहता है। फिर मंदा धीरे से कैलाश को अपने पास बुलाती है और बताती है कि घर पर दूध खत्म हो गया है। फिर कैलाश सूरज को कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए कहकर दूध लेने के लिए चला जाता है। जब सूरज मंदा के पास बैठा कैलाश के आने का इंतजार कर रहा था तभी उसकी गंदी नजर मंदा पर पड़ जाती है। हालांकि इसमें गलती केवल सूरज की नहीं थी, बल्कि मंदा भी बार बार पीछे मुड़कर सूरज को ही देख रही थी।
अब सूरज मौके का फायदा उठाकर मंदा को बिस्तर पर लिटा देता है और फिर जब वो दोनों कुत्ते काम करने लगते हैं तो अचानक से कैलाश घर पर आ जाता है। फिर वो सूरज और अपनी बीवी को रंगरलियां मनाते हुए देख लेता है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब कैलाश फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद सूरज कैलाश से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। कैलाश को इस वक्त सूरज पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो वो सूरज को यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन फिर एमएलए के बारे में सोचकर कैलाश इस बात को वहीं पर भुला देता है। फिर कुछ दिनों बाद सूरज और कैलाश झरने के पास बैठकर काफी सारा नशा करते हैं। तभी सूरज एक बार फिर से मंदा के बारे में बात करने लगता है। कैलाश सूरज को कई बार मना करता है कि प्लीज आप गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, लेकिन सूरज बात करते करते कैलाश की बीवी के नाम पर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। अब ये सब देखकर कैलाश का खून खोलने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर सूरज को वहीं पर मार डालता है और फिर उसकी लाश पास वाले गांव में ले जाकर दफना देता है। कैलाश की पूरी कहानी सुनने के बाद हेमंत और दयानंद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि कैलाश इतना हिंसक काम कर सकता है। लेकिन अब पुलिस वालों की कम से कम एक परेशानी तो सुलझ गई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने एमएलए के भाई सूरज का केस सॉल्व कर दिया था। फिर दयानंद फौरन ये खबर डीएसपी तक पहुंचाता है, जिसके बाद पाठक उनको ऑर्डर देते हैं कि कैलाश पर चार्जशीट फाइल करने के बाद ये केस बंद कर दो। तभी कुछ देर बाद जब हेमंत अपनी कुर्सी पर बैठकर कैलाश के बारे में सोच रहा था, तभी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेमंत से मिलने के लिए आते हैं। फिर बिज्जू हेमंत को बताता है कि कैलाश के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर बार बार आया है और जब हमने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर किसी प्रोफेसर का नंबर है। फिर हेमंत प्रोफेसर से पूछताछ करना शुरू करते हैं। फिर प्रोफेसर उनको बताते हैं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हेमंत पूछता है कैसी गलती? फिर प्रोफेसर बताते हैं कि आज से कुछ महीने पहले हम एक परम सुंदरी के मोह में पड़ गए थे। प्रोफेसर बताते हैं कि सूरज की तरह वो भी कैलाश के घर पर चाय पीने के लिए गए थे और जब कैलाश दूध लेने के लिए बाहर गया तो उनको भी आंखों ही आंखों में मंदा से प्यार हो गया था। फिर ठीक वैसे ही हुआ जैसे सूरज वाले केस में हुआ था। प्रोफेसर ने मंदा को बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो मंदा का काम बना देते, कैलाश वहां पर आकर सब कुछ देख लेता है। अब कैलाश फिर से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष देना। अब की बार भी हर बार की तरह कैलाश की बीवी सारा आरोप प्रोफेसर पर ही थोप देती है, जिसके बाद प्रोफेसर डर के मारे अपनी कीमती अंगूठी कैलाश को दे देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर सारी कहानी सुनने के बाद हेमंत प्रोफेसर से पूछता है कि जब बात खत्म हो ही गई थी तो आपने कैलाश को इतनी बार फोन क्यों किया? फिर प्रोफेसर कहते हैं कि जो अंगूठी मैंने कैलाश को दी थी वो मेरी शादी की अंगूठी थी और अब मेरी बीवी मुझसे वो अंगूठी वापस मांग रही थी। अब हेमंत के दिमाग में कई बातें आने लगती है, क्योंकि अगर मंदा का चरित्र सच में इतना गिरा हुआ था तो ये दुर्घटना एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई होगी। फिर हेमंत अब तक के सभी केसों को आपस में जोड़ना शुरू करता है। हेमंत को पूरा यकीन था कि जरूर ये केस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि कैलाश उनसे और कौन सी बात छुपा रहा था। फिर अगली सुबह हेमंत दयानंद से बात करने के बाद कैलाश को जेल से बाहर निकालता है और उसको कुछ पैसे देकर सबके लिए चाय लाने के लिए कहता है। सभी ऑफिसर्स हेमंत के फैसले से काफी हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई भी मुजरिम बिना रिहा हुए पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं गया। फिर बिज्जू, मोतीलाल और विमला कैलाश के पीछे पीछे उसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कैलाश हेमंत का भरोसा नहीं तोड़ता। फिर हेमंत सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि आज के बाद कोई भी कैलाश से बदतमीजी से बात नहीं करेगा और ना ही उससे कोई सवाल जवाब किए जाएंगे, कोई उसको मारेगा भी नहीं। फिर हेमंत कैलाश को लेकर उसकी बेटी के पास जाता है, जो इन दिनों अपनी अम्मा के साथ रह रही थी। हेमंत अम्मा को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि कैलाश कुछ दिनों के लिए हमारे साथ जा रहा है, इसलिए आप गरिमा का अच्छे से ख्याल रखिएगा। लेकिन गरिमा कैलाश को जाने देना नहीं चाहती थी। फिर कैलाश उसको समझाता है कि मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा और फिर हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। फिर हेमंत कैलाश को लेकर वहां से चला जाता है। फिर पुलिस स्टेशन वापस जाते वक्त कैलाश हेमंत को धन्यवाद कहता है और कहता है कि आपने एक गरीब चाय वाले की इतनी हेल्प की। लेकिन हेमंत तो कैलाश को अपनी बातों में उलझाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे नाम चार्जशीट फाइल होने के ऑर्डर आ गए हैं, इसलिए अगर तुमने कोई और गुनाह भी किया है तो अभी बता दो, वरना अगर एक बार चार्जशीट फाइल हो गई तो तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी, और अगर बाद में पता चला कि तुमने कोई और भी कांड किया है तो नई चार्जशीट फाइल होगी और उसकी सजा अलग से मिलेगी। कैलाश हेमंत की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो हेमंत को कहता है कि मैंने सूरज को मारने के अलावा कोई गुनाह नहीं किया। अब हेमंत को पक्का यकीन हो जाता है कि कैलाश झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो सच में निर्दोष होता तो उसको जवाब देने में
इतना टाइम नहीं लगता। फिर हेमंत कैलाश को कल सुबह तक का सोचने का टाइम देता है, जिसके बाद कैलाश रात भर जेल में बैठा बैठा इसी के बारे में सोचता रहता है। फिर कुछ देर बाद कैलाश हेमंत के पास आता है और अकेले में बात करने के लिए कहता है। हेमंत समझ जाता है कि कैलाश उसके जाल में फंस गया, लेकिन हेमंत को कोई अंदाजा भी नहीं था कि कैलाश असल में है कौन। फिर कैलाश हेमंत को बताता है कि कुछ समय पहले मैंने बानेश्वर साहू नाम के एक आदमी को भी मारा था। बानेश्वर का नाम सुनते ही हेमंत को याद आ जाता है कि इस आदमी ने कुएं में कूदकर सुसाइड कर ली थी, यानी कि वो सुसाइड नहीं थी बल्कि मर्डर था। कैलाश हेमंत को बताता है कि जब मंदा मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बहुत ही अकेला पड़ गया और इसी अकेलेपन के चलते मुझे बानेश्वर की बीवी के साथ प्यार हो गया। फिर एक रात जब मैं और बानेश्वर की बीवी एक साथ मजे कर रहे थे तो बानेश्वर ने बाहर से ये सब कुछ देख लिया। फिर मैंने उससे कई बार माफी मांगी, यहाँ तक के उसके पैर भी पकड़ लिए कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लेकिन बानेश्वर इतना गुस्से में था कि वो पूरे गांव को इकट्ठा करके सभी को मेरी काली करतूतों के बारे में बताना चाहता था। फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैंने और बानेश्वर की बीवी ने मिलकर बानेश्वर को कुएं में धक्का दे दिया। कैलाश हेमंत को कहता है कि मेरा ये गुनाह भी चार्जशीट में नोट कर लेना। फिर कैलाश हेमंत से एक बीड़ी मांगता है, जिसके बाद हेमंत बाहर जाकर बाकी के ऑफिसर्स को कैलाश के दूसरे गुनाह के बारे में बताता है। हेमंत की तरह किसी भी ऑफिसर को यकीन नहीं हो रहा था कि कैलाश जैसा सीधा साधा चाय वाला ऐसा भी काम कर सकता है, लेकिन अभी तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि कैलाश ने और क्या क्या किया है। फिर हेमंत बिज्जू से एक बीड़ी लेकर वापस कैलाश के पास जाता है और कैलाश उसको अपने तीसरे गुनाह के बारे में बताने लगता है। वो हेमंत को कहता है कि पास वाले गांव में जो शिवा नाम का लड़का गायब हुआ था उसको भी मैंने ही मारा था, और बल्कि 3 नहीं मैंने तो शायद 4 खून किए होंगे। अब हेमंत को कैलाश की बातें बिल्कुल बकवास लगने लगती है, क्योंकि एक अकेला आदमी 4 खून कैसे कर सकता था। फिर वो कैलाश से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत भी है क्या कि तुमने ही ये सारे खून किए हैं। फिर कैलाश कहता है कि आप किसी भी आदमी की डिटेल्स पूछ लो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर कैलाश रोते हुए हेमंत को अपने सभी गुनाहों के बारे में बता देता है और एक एक करके उन सभी लोगों के नाम लेना शुरू करता है जिन जिन को उसने मार दिया था। वो बताता है कि मैंने सूरज, बानेश्वर, शिवा, मुरुगन, किशन, अभय और जगन्नाथ का कत्ल किया है। और अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस सीरीज का असली जानवर कौन है। कैलाश की बात सुनकर हेमंत के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद हेमंत सदमे में बाहर जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए बाकी के ऑफिसर्स के सामने विक्टिम्स के नाम लेना शुरू करता है। इसका मतलब पुलिस स्टेशन में जितने भी मर्डर के केस अनसॉल्व्ड पड़े थे उन सभी को कैलाश ने ही मारा था। और इसी के साथ एपिसोड 6 का भी एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या वो सिर कटी लाश भी कैलाश का ही काम था। 7th एपिसोड में हम देखते हैं दयानंद और हेमंत कैलाश पर कितनी चार्जशीट फाइल करनी है इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर हेमंत दयानंद को समझाता है कि अभी आप जल्दबाजी मत करो, कैलाश अपने मन से ही सारी बातें बता रहा है और अगर हम उसको मजबूर करेंगे तो केस बिगड़ भी सकता है। फिर जवाब में दयानंद हेमंत को कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वरना डीएसपी सर मेरी जान खा जाएंगे। फिर हेमंत पुलिस स्टेशन से सीधा चंद्राकर के घर पर जाता है, क्योंकि कैलाश ने उसे कुछ ऐसा भी बताया था जिसको सुनने के बाद चंद्राकर के होश उड़ जाएंगे। तभी जब चंद्राकर की बीवी उपासना अंदर चली जाती है तो हेमंत चंद्राकर से मंदा के बारे में बात करना शुरू करता है। मंदा का नाम सुनते ही चंद्राकर के होश उड़ जाते हैं। फिर वो हेमंत के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि इस बारे में उपासना या किसी को भी मत बताना। दरअसल चंद्राकर की बीवी उपासना को एक बीमारी है जिसके चलते चंद्राकर उसके साथ सो नहीं पाता और इसीलिए उसको अपनी तलब पूरी करने के लिए मंदा के पास जाना पड़ता था। हालांकि उस वक्त चंद्राकर को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि मंदा का पति कैलाश कैसा आदमी है। तभी जब एक दिन मंदा और चंद्राकर एक साथ बिस्तर पर थे तो कैलाश ने चुपचाप उन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच ली और फिर बाद में वो चंद्राकर को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं पूरे गांव को ये तस्वीरें भेज दूंगा। फिर मजबूरी में आकर चंद्राकर को कैलाश की बात माननी पड़ी, जिसके बाद कैलाश हर हफ्ते चंद्राकर से पैसे ऐंठने लगा। उन पैसों से कैलाश अपनी बेटी की फीस भरता है और घर की सभी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन जब कैलाश को पता चलता है कि चंद्राकर की बेटी की शादी होने वाली है तो उसका लालच और भी बढ़ जाता है। फिर वो चंद्राकर से जबरदस्ती उसके सारे गहने मांगने लगता है, जिसके
बाद चंद्राकर उसको मजबूर होकर कहता है कि तुम खुद मेरे घर पर आकर सारा सोना लूट लेना। इसका मतलब चंद्राकर ने खुद ही अपने घर में चोरी करवाई थी, क्योंकि अगर वो चोरी ना करवाता और अपने हाथों से वो सारे गहने उसको दे देता तो चंद्राकर को अपने घर में जवाब देना पड़ता कि वो सारे गहने कहाँ गए। अपने ही घर में चोरी करवा के चंद्राकर ने अपनी कॉलर एकदम व्हाइट रखी और फिर उसने संकेत से भी हेल्प इसलिए मांगी क्योंकि चंद्राकर की बीवी उपासना जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के गहने वापस चाहती थी। फिर चंद्राकर रोते हुए हेमंत को कहता है कि अब आप ही बताइए कि उस वक्त मैं क्या करता। अब हेमंत चंद्राकर की परेशानी अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो चंद्राकर को पानी लेने के बहाने अंदर भेज देता है और फिर खुद दयानंद के पास फोन करके ये सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ डीएसपी पाठक जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो उनकी नजर कैलाश पर पड़ती है, जो बिना किसी डर के सभी को चाय दे रहा था। फिर पाठक कैलाश को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और दयानंद को कहते हैं कि इसको तुरंत जेल के अंदर डालो और तब तक मारना जब तक ये सारा सच ना बक दे। फिर दयानंद को मजबूरी में पाठक की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद सभी ऑफिसर्स कैलाश को जेल में ले जाकर उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब डीएसपी पाठक खुद कैलाश से सारा सच जानने के लिए आता है तो कैलाश अपना बयान बदल देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैंने तो बस मार से बचने के लिए बाहर जो बोर्ड लगा है उन सभी विक्टिम्स के नाम पढ़कर बोल दिए थे। दयानंद और बाकी के ऑफिसर सभी कैलाश की बात सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि कल तक तो कैलाश बिल्कुल साफ साफ बोल रहा था कि उन सबके खून उसी ने किए हैं। फिर डीएसपी पाठक कैलाश को दोबारा से पीटने का ऑर्डर देता है। फिर ये सब होता हुआ देखकर विमला बाहर जाती है और चुपचाप हेमंत को इन्फॉर्म कर देती है। फिर हेमंत तुरंत पुलिस स्टेशन में पहुंचकर ये सब रोकने को कहता है। जल्दबाजी में हेमंत ये ध्यान नहीं देता कि डीएसपी पाठक भी वहीं पर खड़े हैं और वो गुस्से में उनको भी धक्का दे देता है। अब पाठक का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है, जिसके बाद वो हेमंत को कहते हैं कि तुम आज से ही इस केस से बाहर हो और बहुत जल्दी ही तुम्हें तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर भी मिल जाएगा। अब हेमंत डीएसपी सर की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। फिर घर वापस आने के बाद जब हेमंत अकेला बैठकर कैलाश के बारे में सोच रहा था तो उसकी वाइफ गरिमा वहां पर आकर उससे बात करती है। गरिमा हेमंत को समझाती है कि टेंशन मत लो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जवाब में हेमंत उसको कहता है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बस कैलाश की चिंता है, क्योंकि अगर वो लोग उसको इसी तरह मारते रहे तो वो मर जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जब काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी कैलाश सच नहीं बताता तो दयानंद उसको मारना बंद कर देता है और डीएसपी पाठक को कहता है कि कल तक कैलाश अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा था, लेकिन आज शायद मार खाने की वजह से वो अपनी बात से पलट रहा है। फिर दयानंद पाठक को सलाह देता है कि हमें हेमंत को वापस बुलाना होगा, क्योंकि इस वक्त केवल हेमंत ही वो इकलौता इंसान है जो कैलाश से सच उगलवा सकता है। दयानंद की बात सुनकर पाठक सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो दयानंद को कहता है कुछ भी करो मगर जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो। फिर दयानंद फौरन हेमंत के पास फोन करते हैं और उसको पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में आने के बाद हेमंत सबसे पहले कैलाश की हालत देखता है। उन लोगों ने कैलाश को इतना मारा था कि अब वो अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन हेमंत तुरंत कैलाश को अपने कंधों पर उठाता है और फिर उसको हॉस्पिटल ले जाकर वहां पर उसका इलाज करवाता है। फिर वो कैलाश को एक ढाबे पर लाकर उसको पेट भर खाना भी खिलाता है। अब कैलाश काफी हद तक ठीक हो गया था। फिर हेमंत उसको गरिमा के पास लेकर जाता है और उसको अपनी बेटी से मिलवाने के बाद उसको एक नदी के किनारे पर लेकर आता है और फिर वो दोनों वहां पर बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। कैलाश हेमंत से पूछता है कि आप इतने अच्छे क्यों हो। फिर हेमंत कहता है कि मेरे पिता हमेशा अपनी जात को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उनको डर था कि आगे चलकर उनके बेटे को भी इसी नीची जाति का होने की वजह से अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन मैंने एक पुलिस वाला बनकर उनकी सारी चिंताएं दूर कर दी। लेकिन मैं चाहकर भी एक नीची जाति का होने का कलंक अपने सिर से नहीं मिटा पाया। लेकिन फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं आगे चलकर अपने बेटे को ऐसी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं मेरे बेटे को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा और यही एक पिता का फर्ज है। कैलाश हेमंत की बात सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और फिर वो हेमंत को सारा सच बता देता है कि उसने गुस्से में सरजू और बाकी सभी लोग को मार दिया था। दरअसल कैलाश की जिंदगी में शुरू से ही परेशानियों की कोई कमी नहीं थी। हर कोई उसको भोला भाला समझकर ठग लेता था और इसी वजह से कैलाश बस एक जनावर बनकर रह गया था, जो ना कभी किसी को कुछ बोल पाता है और ना ही कोई शिकायत कर पाता है। कुछ समय बाद जब कैलाश के छोटे भाई की शादी मंदा के साथ तय हो गई तो घर में सभी बहुत खुश थे, लेकिन फिर शादी से एक रात पहले ही कैलाश का छोटा भाई गुजर गया। अब मंदा भी घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो घर से भाग कर आई थी और इसीलिए मंदा
मंदा दुख के कारण दिन रात रोती रहती थी। कैलाश से मंदा का ये दुख देखा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन कैलाश ने मंदा से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और मंदा ने हाँ कह दिया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। उस दिन से कैलाश की छोटी ही सही लेकिन एक खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई। फिर कुछ समय बाद मंदा और कैलाश के जीवन में गरिमा आ गई और कैलाश ने गरिमा की परवरिश के लिए हर वो चीज की जो उसके लिए संभव थी। फिर एक दिन जब कैलाश अपने कमरे में आ रहा था तो वो गौर करता है कि मंदा ने उसको देखते ही कुछ छुपा लिया। फिर कैलाश मंदा से पूछता है कि अभी तुमने मुझसे क्या छुपाया। फिर मंदा उसको एक नया फोन दिखाती है। अब कैलाश का दिमाग गर्म होने लगता है क्योंकि उसने तो मंदा को पैसे दिए ही नहीं थे। फिर मंदा वो फोन कहां से लेकर आई। फिर जब कैलाश ने मंदा से पूछा कि क्या तुम धंधा करने लगे हो, तो कैलाश का सवाल सुनते ही मंदा को धक्का लगा और वो रोते हुए बोली कि धंधा नहीं करती, ये पैसे मैंने खुद कमाए हैं। फिर कैलाश समझ जाता है कि मंदा क्या काम कर रही है, जिसके बाद मंदा और कैलाश दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब कैलाश भी मंदा की मजबूरी समझ रहा था क्योंकि कैलाश की इतनी कमाई नहीं थी कि वो मंदा की जरूरतें पूरी कर सके। फिर कुछ समय बाद मंदा किसी लड़के के साथ भाग गई और गरिमा की सारी जिम्मेदारियां कैलाश के ऊपर ही आ गई। उस वक्त भी कैलाश को अपनी चिंता नहीं थी क्योंकि वो खुद तो रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन उसको चिंता थी अपनी बेटी की क्योंकि गरिमा पूरा दिन भूख के मारे बिलखती रहती थी और कैलाश उसके लिए कुछ भी कर नहीं पाता था। फिर कैलाश ने मजबूर होकर उन लोगों को टारगेट किया जो मंदा के साथ मुंह काला किया करते थे। फिर कैलाश ने हर किसी से पैसे मांगने शुरू कर दिए, लेकिन वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद भी कैलाश को एक भी रुपया नहीं देते थे। हर किसी के पास सोने की चैन, अंगूठी, जेवर, जायदाद सब कुछ था, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो एक गरीब चाय वाले को कुछ पैसे दे दें। फिर एक दिन कैलाश की नजर सूरज के गले पर पड़ी जिसमें सोने की एक चैन थी। उस दिन कैलाश सूरज पर काफी भड़का हुआ था और इसीलिए उसने मौका मिलते ही सूरज को पत्थर से मार मार कर खत्म कर दिया। कैलाश जब ये सारी बातें बता रहा था तो हेमंत गौर करता है कि कैलाश की आंखों में एक भयंकर गुस्सा और दर्द है। इस दुनिया ने कैलाश को एक खूंखार जानवर बना दिया था और शायद यही वजह थी कि कैलाश ने इतने सारे कत्ल किए। फिर कैलाश हेमंत को लेकर जंगल के पास जाता है जहां उसने सारी लाशें दफनाई थी। फिर हेमंत फौरन मोतीलाल और बाकी के ऑफिसर्स को फोन करके उनको भी जंगल में आने के लिए कहता है। फिर हेमंत को छोड़कर सभी लोग खुदाई करना शुरू करते हैं। काफी देर तक खोदने के बाद भी उनको एक भी लाश नहीं मिलती। फिर हेमंत कैलाश से पूछता है कि वो लाशें कहाँ गई। फिर कैलाश कहता है कि इन सब पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा है, इसलिए इनसे इतनी मेहनत करवानी तो बनती थी। फिर हेमंत समझ जाता है कि यहाँ कोई भी लाश नहीं मिलेगी, जिसके बाद वो कैलाश से रिक्वेस्ट करता है कि अब और परेशानी खड़ी मत करो। फिर कैलाश खड़ा हो जाता है और एक जगह पर अपनी बीड़ी गिराते हुए कहता है कि आप यहाँ खोदना शुरू करो। फिर वहाँ पर जमीन खोदने के बाद उन सबको एक एक करके 5 लाशें मिलती हैं। उन लाशों में किसी का हाथ कटा हुआ था तो किसी का पैर, क्योंकि उन सभी लोगों ने कैलाश की जात को लेकर उनसे मजाक उड़ाया था और इसीलिए कैलाश ने उन सब को काट कर दफना दिया। फिर हेमंत कैलाश से पूछता है कि क्या उस लाश का सिर भी तुमने ही गायब किया था। कैलाश कहता है हाँ, वो भी मैंने ही किया था। फिर वो बताता है कि दरअसल मैं सूरज वाले केस में तुम्हें भटकाना चाहता था और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं किसी दूसरी लाश का सिर काटकर बाकी के धड़ को वहीं पर छोड़ दूंगा ताकि तुम उसको सूरज समझकर उसी लाश के पीछे पड़ जाओ और बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो तुमको पता चले कि वो सूरज नहीं है। फिर वो बताता है कि उस रात बिज्जू के आ जाने की वजह से मेरा प्लान अधूरा रह गया था, लेकिन अगली सुबह जब मैं इस जंगल में आया तो मैंने देखा कि मोतीलाल उस लाश के पास खड़ा है। फिर जैसे ही उसने उस लाश को अकेला छोड़ा तो मैंने मौका देकर उस लाश का सिर गायब कर दिया। फिर जब मैं उस सिर को यहाँ से ले जाने लगा तो मैंने देखा कि जंगल के हर तरफ पुलिस फैली हुई है और पुलिस को देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर मैंने मौका देकर उस सिर को यहीं पर छुपा दिया और एक अनजान गांव वाला बनकर चुपचाप यहाँ से चला गया। फिर कैलाश की सारी बातें सुनने के बाद हेमंत तुरंत उस सिर को लेने के लिए जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वो सिर आज भी वहीं पर पड़ा था जहां कुछ हफ्ते पहले था। इसका मतलब जिस सिर को ढूंढने के लिए हेमंत ने दिन रात एक कर दिए, वो सिर इसी जंगल में था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कैलाश हाथ में हथकड़ी पहने मोतीलाल के पास बैठा हुआ था। फिर मोतीलाल उससे पूछता है कि वर्दी तो हम सब ने पहन रखी है, फिर तुमने ये सारी बातें हेमंत को ही क्यों बताई। मोतीलाल का सवाल सुनकर कैलाश मुस्कुराने लगता है और कोई भी जवाब नहीं देता। अब कैलाश चाहे जवाब ना दे, लेकिन उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तभी रात के समय हेमंत जब अपने घर जाता है तो वो कैलाश की बेटी को भी अपने साथ ले जाता है और कहता है बेटा आज से यही तुम्हारा नया घर है।
है और वो आंटी आज से तुम्हारी माँ है और वो तुम्हारा छोटा भाई सत्यजीत। इसका मतलब हेमंत ने कैलाश की बेटी को गोद ले लिया और इसी के साथ जनावर सीरीज की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैलाश भले ही भोला भाला इंसान था, लेकिन उसको इंसानों को परखने की समझ थी। उसको शुरू से ही हेमंत अच्छा लगता था और इसीलिए उसने बाकी पुलिस वालों को छोड़कर केवल हेमंत पर ही भरोसा किया, क्योंकि वो जानता था कि यही वो एक इंसान है जो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, आजकल वीडियो के साथ एक हाइप की ऑप्शन आती है। अगर आप इस वीडियो को हाइप दे देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि वीडियो को हाइप मिल जाएगा, जिससे मुझे खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।